बंगाल में जो हिंसा की ये परंपरा है और अभी जो हिंसा चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल वायलेंस तो देश के बाकी हिस्सों में भी है कमोबेश, लेकिन वहां जितना वो नृशंस है, जितना वो विभत्स है, वो पर्टिकुलर है। वो उसकी तुलना आप बहुत जगहों से नहीं कर सकते। जैसे यूपी बिहार में या साउथ में अगर पॉलिटिकल वायलेंस होता है तो मान लीजिए कुछ हत्याएं हो जाएंगी, लेकिन बंगाल में क्या होता है, हजारों परिवार उन इलाकों से उजाड़ कर दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ता है मजबूरी। टीएमसी के जो गुंडे हैं इनको मस्तान कहा जाता है। ये मस्तान शब्द आया है वो बॉम्बे में जो वसूली गिरोह, पठानों के जो गिरोह, जिनको की मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन इस्तेमाल किया करते थे 50s में, जहां से वो क्राइम वर्ल्ड शुरू होता है, अंडरवर्ल्ड शुरू होता है। जो बंगाल की रिपोर्ट्स हैं 2015 के बाद से वहां पर एक नया खेल शुरू हुआ है जो बड़ा अजीब है। कुछ नहीं। अच्छा, मजेदार बात यह है प्रकाश भाई कि बाकी जगहों पर नेता पार्टी बदलते हैं, बंगाल में काडर जो है वो बड़े पैमाने पर इधर उधर चला जाता है। बाकी जगहों पे नेता बदलता है, नेता के समर्थक आगे पीछे होते हैं। 2-3 गांवों से ये खबर आई थी और खबर क्या, फोटोग्राफ्स और वीडियो सब आए थे, लोगों ने रिपोर्ट किया था कि जो गांव एकदम खांटी माने जाते थे कि यहाँ लेफ्ट वाले हैं, सीपीएम वाले हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक वाला गांव है ये, उन लोगों ने अपने गांव में चारों तरफ झंडे लगा दिए, लाल झंडे, और लिख दिया तृणमूल कांग्रेस का प्रवेश बंद। और उन झंडों के बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे लगे हुए थे। यस, ये ओपन मामला है। तो हम सबने देखा है। वही मैंने कहा ना कि ये जो बदले की भावना। दूसरी बात कि बीजेपी जहां जहां रही है, जो थोड़ा मोड़ा हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पहले के एस्टेब्लिश्ड माफियोसी या जो भी बैड प्रैक्टिसेस हैं उसको आत्मसात करने में बीजेपी बहुत माहिर है और बहुत स्मार्ट है, और ये अपना पैरेलल माफियोसी बनाने में सक्षम है, और वो उसको कंट्रोल कर सकती है, मतलब अपने हिसाब से। तो मैं नहीं समझता कि बंगाल से ये ग्रहण बहुत जल्दी हटने वाला है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद एक बार फिर से हैं भाई प्रकाश केरे। प्रकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो हो तो रहा है, लेकिन पहली बार नहीं हो रहा है। बंगाल का अपना एक हिंसा का इतिहास रहा है, बंगाल का अपना एक इंटेलेक्चुअल इतिहास रहा है, बंगाल का कल्चरल इतिहास रहा है, बंगाल का दार्शनिक इतिहास रहा है, आजादी की लड़ाई का इतिहास रहा है। लेकिन आजादी की लड़ाई के बाद जो डेमोक्रेसी जिस तरह से आई, बाकी जगहों पे बहुत शांति से हमने देखा कि कुर्सियां बदल जाती, एक आदमी हारता है, चला जाता है मुस्कुराता हुआ, दूसरा आदमी आता है, कुर्सी पर बैठ जाता है। लेकिन बंगाल में जब लेफ्ट का शासन गया, लेफ्ट का शासन था तो भी हिंसा थी, जबरदस्त हिंसा थी, उस पर भी बात होगी। लेकिन लेफ्ट के शासन को हटाने के लिए जिस तरह की हिंसा हुई, लेफ्ट के शासन के जाने के बाद लेफ्ट के खिलाफ जिस तरह की हिंसा हुई, कांग्रेस के खिलाफ हिंसा हुई, और इस बार तृणमूल के जाने के बाद अजीबोगरीब सीन दिखाई दे रहे। तृणमूल के साथ तो हिंसा हो ही रही है, तृणमूल के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, लेकिन साथ में कांग्रेस से ऐसे वीडियोज आए कि तृणमूल द्वारा कब्जा किए गए बहुत सारे दफ्तरों को खुलवाया गया। लेनिन की मूर्ति पर हमला हो रहा है। ये अपने आप में हिंदुस्तान में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि हमारे यहाँ 90s में भी जब रशिया में लेनिन की मूर्ति और स्टालिन की मूर्ति पर हमला हो रहा था तो भी हमारे यहाँ मूर्तियों पर हमला नहीं हुआ। लेनिन की मूर्ति पर हमला हो रहा है, जबकि सीपीएम ने कोई खास जीत हासिल नहीं की है, 2 सीटें उनको मिली हैं। और कल परसों में जो खबर आई थी वो ये थी कि शुवेंदु अधिकारी के एक करीबी की हत्या उनकी कार में कर दी गई। रथ साहब उनके बहुत करीबी थे, उनकी हत्या उनकी कार में कर दी गई। तो हिंसा कोई एक तरफ से चल रही है, एक जैसी चल रही है, ऐसा नहीं है। एक हिंसा का पूरा इतिहास है, उसके अपने कारण है, और इसीलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोल के सीधे प्रकाश भाई बिना किसी सवाल के पहला आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगा। बंगाल में जो हिंसा की ये परंपरा है और अभी जो हिंसा चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा डिटेल में मैं चाहूंगा दर्शक। देखें, अगर हम शुरू करें तो अगर बहुत पीछे जाएं तो हम तेभागा आंदोलन से शुरू कर सकते हैं। और तेभागा आंदोलन की पृष्ठभूमि ये थी कि जो उस समय 24 परगना इलाका था, जो अब 2 जिले हो गए हैं, वहां तेलंगाना पर बात होती है, तेलंगाना पे बात होती है, लेकिन तेभागा छूट जाता है। ये बहुत अच्छा किया आपने तेभागा उठा के। जी तो जी। तेभागा का जो बैकग्राउंड था वो ये था कि जो 1943-44 का जो अकाल था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी कुछ लोगों को राहत देने में एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। तो उनका एक ग्राउंड बना था, और फिर उसके बाद जमीन को लेके और इन सब चीजों को लेके तेभागा आंदोलन शुरू हुआ। और जो तेभागा आंदोलन के लीडर्स थे या जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे, वही बाद में
सीपीआईएम, सीपीआई या बाद में नक्सल मूवमेंट में एमएल लिबरेशन या माओइस्ट पार्टी में अलग अलग भूमिकाओं में रहे। वहां से अगर मान लीजिए कि वो उस तरीके की उस तरीके के पॉलिटिकल वायलेंस पे मेरा बहुत फोकस नहीं मैं करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से उस समय की आजादी के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब चलता रहा, गोलीकांड हुआ, क्या क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हम लोग पहुंच जाएं 70s में, अर्ली 70s में। अर्ली 70s बंगाल के लिए लेट 60s अर्ली 70s बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय आपको ध्यान होगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं, दो दो गवर्नमेंट्स आ नक्सल रही मूवमेंट शुरू होता है। हाँ, और नक्सल मूवमेंट शुरू हो जाता है, और पहली बार बंगाल में और देश के कई सूबों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन होता है। यूनियन एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है बंगाल में पर्टिकुलरली, और देश में भी कई जगहों पे स्टंट रह जाता है वो मामला। और उसी समय ये आपका बांग्ला, पश्चिमी पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा था, तो उससे जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, ये सारी चीजें सिचुएशन को वो बना रही। उसी समय जब ये कांग्रेस से टूट के जो कांग्रेस बनी और लेफ्ट के साथ उनकी जो सरकारें आई, उन सरकारों ने लैंड रिफॉर्म्स को पुश करने की कोशिश की। अब इसमें क्या होता है कि लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर भी हमले होंगे, लेफ्ट वाले भी कांग्रेस के लोगों पे हमलावर होंगे। इसमें एक बड़ी घटना होती है जिसको हम लोग सेनबाड़ी हत्याकांड के रूप में जानते हैं। 1970 में एक जमींदार फैमिली के उन लोगों ने, पहले कहा जाता है कि लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, और उसके जवाब में भीड़ ने जो है उनके यहाँ मार दिया। और उसके बारे में एक बहुत ही विभत्स कहानी बताई जाती है कि मारने के बाद जिन लोगों को, भाइयों को मारा गया था, उनके खून से सना हुआ चावल भात जो है उनकी बूढ़ी माँ को खिलाने की कोशिश हुई, या उनके चेहरे पे उनका खून मला गया। ये एक मतलब ये लगातार रिपीटेड ऑफ रिपीटेड ये घटना है। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल की साइकी में और बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पॉलिटिकल वायलेंस तो देश के बाकी हिस्सों में भी है कमोबेश, लेकिन वहां जितना वो नृशंस है, जितना वो विभत्स है, वो मतलब एक पर्टिकुलर है, वो उसकी तुलना आप बहुत जगहों से नहीं कर सकते। तो ये सैनबाड़ी की घटना होती है। फिर कहानी आगे बढ़ाएं हम, तो 72 में कांग्रेस पार्टी ने काफी खून खराबा करके, बूथ लूट के, रिगिंग करके और सत्ता में वो लोग आए। फिर वो 5 साल मामला चला, बीच में इमरजेंसी भी आई। फिर 77 में लेफ्ट वाले आए, सिद्धार्थ शंकर रे वाला मेरे ख्याल, हाँ हाँ। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि सिद्धार्थ शंकर रे और ज्योति बसु 40s, लेट 40s से ही मतलब बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और वो मित्रता उनकी आजीवन बनी रही। और आपको याद होगा कि अर्ली 70s में, 71 में ज्योति बसु के रिक्वेस्ट पर सिद्धार्थ शंकर रे ने मिसेस इंदिरा गांधी के साथ बातचीत रखी थी, और रात में 11 बजे का टाइम मिला था, और सिद्धार्थ शंकर रे के घर पे गए ज्योति बसु खाना खाने, और वहीं से ये लोग गाड़ी से गए प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस पर। रास्ते में आते समय सिद्धार्थ शंकर राय गाड़ी चला रहे थे, वो रास्ता भूल गए। इस मुलाकात को वो लोग मीडिया वगैरह से छुपा के रखना चाहते, तो रास्ता घुमा दिया इन्होंने, और ये गोल गोल घूमते रहे। और फाइनली सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि पुलिस चौकी है, इससे इनसे पूछ लेते हैं, मदद ले। तो ज्योति बसु ने कहा कि यार इनसे मदद लेंगे, कल पूरे देश को खबर हो जाएगी कि ऐसा हुआ। तो इस तरीके की मित्रता भी है, लेकिन पॉलिटिकल दुश्मनी भी बहुत हाइटेंड लेवल। तो 77 में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट आती है। लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट आने के से पहले जो कांग्रेस का जो पार्टी कल्चर था, और जो सीपीआई और सीपीएम वगैरह ने ओवर द इयर्स जो बनाया था कि पंचायतों पे भी कब्जा चाहिए, यूथ ग्रुप्स पे कब्जा चाहिए, मोहल्लों पे कब्जा चाहिए, दुर्गा पूजा समितियों पे कब्जा चाहिए, समितियों पे, बिल्कुल। इस चीज को लेफ्ट फ्रंट के गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक एक वो दे दिया गया, ढांचा बना दिया, जिसको कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि पार्टी सोसाइटी का इमरजेंस होता है लेफ्ट फ्रंट के टाइम में, जो कि पहले थोड़ा सा लूज था, अब जो है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो। और ये जो पार्टी सोसाइटी कल्चर बनी, ये कल्चर तृणमूल ने भी अपनाया, और अभी ये भी अपनाएंगे जो अब आ रहे हैं सब, भारतीय जनता पार्टी। तो और इस चीज को इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, क्योंकि अल्टीमेटली बंगाल का पॉलिटिकल वायलेंस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लाइन पर तो है ही, चुनाव जीतने हारने के समय तो है ही,
लेकिन वो भयंकर रूप से टर्फ की लड़ाई है। जैसे यूपी बिहार में या साउथ में अगर पॉलिटिकल वायलेंस होता है तो मान लीजिए कुछ हत्याएं हो जाएंगी, लेकिन बंगाल में क्या होता है, हजारों परिवार उन इलाकों से उजाड़ कर दूसरे इलाकों में उनको जाना पड़ता है मजबूरी में, जो कि मुझे नहीं लगता कि देश में यूपी नॉर्मल यूपी बिहार वाला जो यूपी बिहार वाला जो प्रकाश भाई है वो ज्यादा पर्सनल होता है, कैंडिडेट का आदमी जाएगा किसी को मार देगा, ये सब होता है। इस तरह से मतलब पूरे पूरे गांव के खिलाफ या पूरा पूरा इस तरह का मामला नहीं होता है कि सारे नहीं, कार्यकर्ता एक दूसरे। एग्जैक्टली exactly. तो ये एक बहुत पिक्यूलियर चीज है वहां के पॉलिटिकल वाले। फिर हम थोड़ा और जल्दी गैप करते हैं, और इसमें कई चीजें हो रही हैं। जैसे लेट 70s में बांग्लादेश के गठन के बाद बहुत सारे रिफ्यूजीज जो मोस्टली नॉन मुस्लिम थे और दलित कम्युनिटीज से, उनको यहाँ पे जो आज छत्तीसगढ़ है दंडकारण्य के इलाके में बसाया गया फॉर टाइम में। लेकिन जब बांग्लादेश बन गया तो उसमें से कुछ लोग जाने भी लगे वापिस, और वेस्ट बंगाल की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने एक जमीन एक्वायर किया, एक बड़ा हिस्सा एक्वायर किया कि यहाँ पे हम इनको बसा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उनको अपने यहाँ बसने की अनुमति दे दी। लेकिन बाद में लेफ्ट फ्रंट को रियलाइज हुआ, जब उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर बनने लगा, ये जो नया पॉपुलेशन आया था, कि भाई ये तो देश के नागरिक हैं, तो बाकी राज्यों को भी मतलब ये बर्डन शेयर करना चाहिए, हम ही अकेले क्यों करें। तो उस समय जो प्रोटेक्टेड एरिया था सुंदरबन के, वहां पे कुछ इलाकों में ये जो रिफ्यूजीज थे जो अब भारत के नागरिक मान लिए गए थे, इन्होंने जो अलॉटेड लैंड नहीं था वहां पर भी इन्होंने अपनी बस्तियां बना ली। अब वहां पे लेफ्ट फ्रंट ने पुलिस कार्रवाई की, मर्डर हुआ वहां पे लोगों का। ऑफिशियली तो वो लोग बोलते हैं 2-3 लोग मरे, वो उधर से लोग कहते हैं कि 10-12 लोग मरे, कई लोग, और उजाड़ा गया सब, तबाही बर्बाद। और फिर अर्ली 80s में, 82 में कोलकाता में आनंद, क्या वो है, आनंद मार्ग, हाँ आनंद आनंद मार्ग, मार्ग। इनके सन्यासियों पर गोली चली कलकत्ता में। तो इस तरीके से सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट बाद में अपना, पुरुलिया वाला कांड जो हुआ था उसमें भी आनंद मार्ग का नाम आया था। एग्जैक्टली वो 95 वाला। तो अर्ली 95 में 80s, अर्ली 80s ये सब चलता रहा, थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से। मेन खेला शुरू हुआ मिड 90s में, जब कांग्रेस पार्टी के भीतर एक तरीके से कहें कि दो तरीके की समझदारी बनी। एक जो लेफ्ट के साथ, चूंकि सेंटर में लेफ्ट की मदद की जरूरत थी, अल्पमत की सरकार थी नरसिंह राव की, और आपको याद होगा जब भी नरसिंह राव की सरकार संकट में आती थी तो लेफ्ट वाले बायकॉट कर जाते थे, तो लोकसभा में नंबर नीचे आ जाता था या राज्यसभा नंबर नीचे आया था, हाँ, नीचे बचा लेते थे। बचा लेते थे। तो एक ग्रुप था कांग्रेस में जो लेफ्ट के साथ एक तरीके के अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना चाह रहा था, चलना चाह रहा था, और एक ग्रुप था जो ये कह रहा था कि इनके साथ किसी भी तरीके का वो ना रखा जाए, और इनको पॉलिटिकली कन्फ्रंट किया, जो बाद में डिवीजन 8 में ममता बनर्जी जिसमें पहले एक बात कर लेते हैं, आपने याद दिलाया, क्योंकि उसके बारे में तो कहानियां नहीं आई, मतलब पता नहीं चल पाया कि असलियत क्या थी। उतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निर्मित हथियार, अत्याधुनिक हथियार, पिस्टल, छोटे राइफल और ये सारी चीजें, ये आनंद मार्ग के लिए आया था, या नक्सलियों को, माओइस्टों को रियार्म करने के लिए था? क्या इसमें कांग्रेस पार्टी या और लोग शामिल थे, नहीं थे, मतलब आज पता नहीं चल पाया। कुछ नहीं चला, और उसी समय खबर आई फिर दब गई। हाँ, सीपीएम का आरोप था कि हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश थी, लेकिन उन्होंने भी डायरेक्टली इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं था। उन्होंने ज्यादातर आनंद मार्ग और अल्ट्रा लेफ्ट को ही उन्होंने टारगेट किया कि इन लोगों का कुछ स्कीम था। तो बहरहाल 95 में जब फिर एक बार हमारे देश में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, और जो कांग्रेस का ब्रेकवे ग्रुप है, जिसको आज हम लोग तृणमूल कांग्रेस के नाम से जाते हैं, ये बीजेपी के करीब जाती है उस समय। 98 में ये जो करंट वायलेंस का हम सर्कल देख रहे हैं, इसका जेनेसिस एक तरीके से 98 से हम मैप कर सकते। 98 में तृणमूल और बीजेपी वहां पे अपनी कुछ जगह बनाने की कोशिश करते हैं अलग अलग इलाके। इस प्रोसेस में 98 में एक बीजेपी कार्यकर्ता की माओइस्टों ने हत्या कर दी, और उस समय माओइस्ट पार्टी नहीं बनी थी, माओइस्ट पार्टी तो 2004 में शायद बनती है, जो भी पीपुल्स वार ग्रुप, और जो पीडब्ल्यूजी था वहां पे। हाँ, पीपुल्स वार ग्रुप, यस। तो 98 में इन्होंने बीजेपी टीएमसी वालों ने मार दिया किसी माओइस्ट को या माओइस्ट समर्थक को या कुछ। इसके
एवज में या इससे पहले इन्होंने बीजेपी वाले को किसी को मारा था, माओइस्टों ने। इस तरीके की कुछ घटना हुई। उसी समय माओइस्टों के संपर्क में आता है लेफ्ट कि हम लोग ज्वाइंटली इनके वर्चस्व के खिलाफ काम कर, और ये पार्टिकुलरली शुरुआत इसकी होती है जंगल महल का इलाका, जो ये झारखंड से सटे हुए 4-5 जिले हैं, बांकुड़ा, झारग्राम और ये पुरुलिया, अगेन पुरुलिया भी। तो ये लोग शुरू करते हैं, और इसका इसमें जो है सीपीएम और ये जो माओइस्ट गठबंधन है, नेक्सस है, ये अपर हैंड ले लेता है, और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पे चले जाते हैं। अब जब ये बैकफुट पे जाते हैं तो माओइस्ट अपना जो है अपना स्पेस बनाने की कोशिश करने लगते, जो कि अब अगेन सीपीएम के लिए खतरा हो सकता है। तो वहां पर वो अलायंस टूट जाता है, वो नेक्सस टूट जाता है, और नेक्सस टूटता है तो ये जो दूसरा वाला ग्रुप है टीएमसी वाला, ये अप्रोच करता है माओइस्टों को कि आप हमारे साथ आइए। और ये नेक्सस टूटने से पहले केशपुर गरबेता इलाके में एक बहुत कुख्यात सीपीएम के लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे बंगाल में काफी, और बड़े कई टर्म जो है वो एमएलए रहे, सुशांता घोष, वो इसके मास्टरमाइंड थे। तृणमूल कांग्रेस वाले गलत आरोप नहीं लगाते हैं कि वो मास किलिंग, मर्डर, किडनैपिंग के जो है मिनिस्टर थे। बहरहाल, तो ये लोग गरबेता कैप्चर तो कर लिया सीपीएम ने, लेकिन जैसा मैंने बताया कि माओइस्टों ने अपना असर्शन शुरू किया, तो इन्होंने उनसे भी वो तोड़ दिया। अब ये तृणमूल के साथ आ गए, और एक बहुत कुख्यात घटना होती है केशपुर गरबेता में 2001 में, जिसमें 11 टीएमसी सपोर्टरों को लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने जिंदा जला दिया था कुछ इस तरीके से, और उनमें से कोई 7 लाशें जो हैं बहुत बाद में सुशांता घोष के रेसिडेंस से 1 किलोमीटर के आसपास मिली थी, और वो जेल वेल में भी रहे थे काफी। और वहां से इनका कोलेबोरेशन शुरू होता है, लंबा कोलेबोरेशन, जिसका कि एक बड़ा एक हम एपिसोड देखते हैं नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में माओइस्टों ने टीएमसी के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक बकायदा गांव में कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऑफिशियल चीजें हैं, कोई मैं कहीं चंडू खाने से वो नहीं बता रहा। और आप जानते हैं कि नंदीग्राम मूवमेंट के जो मेन लीडर थे वो शुभेंदु अधिकारी थे, एक लोकल कांग्रेस के लीडर थे। उनको यहाँ पर दिल्ली में माओइस्ट पार्टी से संबद्ध संगठनों ने काफी कुछ वो किया था। वो मेरी नंदीग्राम वाली फिल्म में भी मैंने उनसे बात की थी। इनफैक्ट वो हमारे पॉइंट्समैन थे जिनके थ्रू हम नंदीग्राम घुस पाए थे, क्योंकि वहां सीपीएम का और पुलिस का कोई राज नहीं चल रहा था उन कुछ महीनों में, जो 14 मार्च के बाद, जो 14 मार्च को जो गोलीकांड हुआ। और माहौल इतना खराब था कि किसी को पता नहीं था कि नंबर क्या है कैजुअलिटी का। गवर्नमेंट का कहना था, पुलिस का कहना था कि 14 लोग मारे गए, और उन 14 में भी कुछ लोग मरे थे जिनके वीडियोस आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं, जो अपने ही बम से मरे थे। और कुछ मौतों को जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति थी, जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस और बीजेपी और सबका, वो उन लोगों ने उन डेड बॉडीज को एक्नॉलेज भी नहीं किया, क्योंकि वो बाहर के लोग, वो बिहार। और कई मामले आपको मिलेंगे बंगाल में कि न सिर्फ माओइस्ट जो कि जिनका कि झारखंड में मान लीजिए कि इन्फ्लुएंस है, बल्कि जंगल महल के इलाके में एक झारखंड पार्टी है, उसके भी कुछ बंटवारा हो गया है, 2-3 बन गए हैं। ये लोग उन कुछ जिलों को झारखंड में मिलाने के लिए आंदोलन करते हैं। 2001 से लेके नंदीग्राम तक तो मामला चलता रहा। सेंटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट था लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के साथ तो थोड़ा सा नरमी थी, क्योंकि सपोर्ट कर रहे थे। और हम लोग 2006 सिंगूर देखते हैं, 2007 नंदीग्राम देखते हैं, 2008 अगेन एक बड़ा फ्लेयर अप होता है वायलेंस में, जब चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य, रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद थे, या जितिन प्रसाद मतलब उनके जो ये अभी यूपी में जो मंत्री, इनके काफिले पर माओइस्ट पार्टी ने लैंडमाइन से हमला किया। और लेकिन ये लोग तो बच गए, लेकिन उसमें एक पुलिस की गाड़ी बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन घायल ही हुए, शायद उसमें मौतें नहीं हुई। उसके बाद ऑब्वियस था कि गवर्नमेंट जो है थोड़ी कड़ाई करती, और उस कड़ाई में गवर्नमेंट से भी ज्यादतियां हो रही हैं, गवर्नमेंट भी गलतियां कर रही है, पुलिस भी गलतियां कर रही है, और माओइस्ट जो हैं अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाना चाहते हैं।
वो अल्टीमेटली लालगढ़ एपिसोड के रूप में हमारे सामने आता है, जब 8 महीने तक लालगढ़ ब्लॉक में और बहुत सारे आसपास के इलाकों में जब माओइस्ट लेड मूवमेंट था। और उस मूवमेंट में उसी बम कांड के बाद ये छत्रधर महतो जो थे, इनका नाम दुनिया ने, जो बाद में टीएमसी में शामिल हुए, और जो वहां पर इन लोगों ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, पुलिस संत्रास विरोधी या कुछ समथिंग, वो उसमें माओइस्ट थे, उसमें टीएमसी शामिल थी, झारखंड पार्टी का एक फैक्शन शामिल था, और कुछ और छोटे मोटे ग्रुप शामिल थे उस इलाके। और आपको ध्यान होगा कि ओवर्टली सबको पता है कि ये माओइस्ट लेड मूवमेंट है और टीएमसी वगैरह इसमें साइड प्लेयर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ममता बनर्जी और कलकत्ता के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग उनकी रैलियों में और उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हुए। और आप जानते ही हैं कि उसमें कितनी मौतें हुई, क्या क्या तमाम, और 8 महीने तक जो चला। फिर जब पुलिस और केंद्रीय बलों ने जब कैप्चर किया, तो उसके बाद फिर इधर से भी वायलेंस हुआ, तो ये सारी चीजें चली। उस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग उस समय घटना हुई। 2008 में लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया, और 2009 में साफ लग रहा था कि वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट बहुत बुरी तरीके से हारेगा लोकसभा इलेक्शन। तो माओइस्टों का और ममता बनर्जी वगैरह की अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि झारग्राम से एक कैंडिडेट हमारा होना, तो टीएमसी ने कंसीड कर दिया कि हम कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ देंगे। लेकिन झारखंड पार्टी का जो फैक्शन था उसने कहा कि नहीं, हम भी कंटेस्ट करें, और माओइस्ट पता नहीं कोई उनका भी कोई पसंदीदा कोई कैंडिडेट था या कुछ था, तो वो मामला नहीं बन पाया अलायंस का। और वो समय है जब टीएमसी का एक तरीके से माओइस्टों से दूरी बन जाती, क्योंकि माओइस्टों ने उस इलेक्शन में एक अजीब सी चीज की। आपको याद होगा कि करीब एसयूसीआई एक लेफ्ट ग्रुप है जो कि उस अलायंस एक कहानी सुनाता हूँ। आप इंटरेस्टिंग कहानियां सुना रहे, तो एसयूसीआई चूंकि मेरे दिमाग में था, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं ग्वालियर में था, आपको पता ही है। तो ग्वालियर में जब उस साल लेफ्ट फ्रंट का बजट आया, तो एक रैली निकली जिसको एसयूसीआई ने निकाला, और मेरे पास लोग आए कि बंगाल का जो बजट है उसमें बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए उसके खिलाफ हम लोग रैली निकाल रहे हैं, आप उसमें शामिल होइए। तो मैंने कहा भाई, मैं एमपी में रहता हूँ, एमपी के बजट पे रैली निकालिए, या फिर दिल्ली का जो बजट हम सब के ऊपर असर करता है उसके ऊपर रैली निकालिए। आप लेफ्ट फ्रंट की जो बंगाल की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ग्वालियर में रैली क्यों निकाल रहे हैं? तो मेरे समझ में आ गया कि पार्टी ने उस समय क्या स्टैंड लिया है और पार्टी क्या काम कर रही है। अब बस ये कहानी याद आ गई, इसलिए मैंने सुना। एसयूसीआई को मैं पर्सनली मतलब हर किसी को अपनी पॉलिटिक्स करने का और उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन उसको मैं एक कल्ट के रूप में देखता हूँ, क्योंकि वो अपने जो उनके संस्थापक शिवदास घोष वाला जो उनका, हाँ, उनको वही सबसे बड़े मतलब आइडियोलॉग लगता है। बिल्कुल, तो उस इलेक्शन में 2009 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस, तृणमूल और एसयूसीआई का गठबंधन होता है, और ये लोग बहुत अच्छी खासी संख्या में सीटें जीत लाते हैं, करीब 26-27 सीटें कुछ इस टाइप से मिले, 25-26 सीटें। लेकिन माओइस्टों ने एक अजीब हरकत की उस इलेक्शन में। लालगढ़ ऑलरेडी कैप्चर था। माओइस्टों ने पूरे वेस्ट बंगाल में कॉल दे दिया इलेक्शन बायकॉट। लेकिन इलेक्शन बायकॉट तो वो वही इन्फोर्स कर सकते थे जहां पे उनका प्रभाव है, ताकत थी। हाँ, उस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो पूरा नीचे का बंगाल है आपका, पूरा ये जंगल महल के इलाके और ये मेदिनीपुर का जो इलाका है, इस इलाके में सीपीएम ने बड़ी जीत हासिल की। तो जो 15 सीट लेफ्ट फ्रंट को आई, वो उसमें बड़ा हाथ जो है माओइस्टों का था। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, झारखंड में, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन झारखंड में मैं जानता हूं पैसे लेके पार्टियों से, अलग अलग कैंडिडेट से माओइस्टों के अलग अलग फैक्शंस वहां हैं। कोई तृतीय प्रस्तुति है, कोई एक्सवाईजी है, कोई एबीसी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करके पैसा लेके ये बंद इन्फोर्स करते हैं। तो जिन इलाकों में मान लीजिए कि आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका वोट वहां पे, आपका विरोधी वोट ज्यादा, तो वहां इन्फोर्स करा देते हैं। 4 गांव में, 5 गांव में, 10 गांव में, एक ब्लॉक में, मेन रोड पर, तो वोटिंग परसेंटेज नीचे आ जाता है और उनके कैंडिडेट को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, फायदा हो जाता है। बिल्कुल। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये 2009 में माओइस्ट पार्टी ने जो ये स्टैंड लिया, क्या वो लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर उन्होंने ये गेम खेला, या एक पॉलिटिकल गलती उन्होंने कर दी लेफ्ट को, जिसका बाय डिफॉल्ट फायदा मिल गया लेफ्ट को मिल गया। तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि उस इलाके में पार्टिकुलरली, अभी देखिए, अगर आप देखें जहां जहां वायलेंस है
वो वायलेंस आमतौर पे दोनों मेदिनीपुर में कंसंट्रेटेड है, ऊपर में चले जी। जाएं मुर्शिदाबाद में कंसंट्रेटेड है, हम्म। और छिटपुट यहाँ पे बर्धमान वगैरह में। और ये हिस्टोरिकली ये इलाके वैसे रहे हैं। जैसे एक जमाना था जब दिनाजपुर वगैरह में लेफ्ट हम्म। कमजोर था, तो उधर वहां पे थोड़ी कांग्रेस या टीएमसी की ज्यादा चलती थी, ज्यादा उनके लोग हावी रहे। तो 2000 ये, और फिर खेला देखिए क्या हुआ कि जो लालगढ़, जो नंदीग्राम में कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी, जो कि पॉलिट ब्यूरो के और मिलिट्री हम्म। लीडर थे मार्क्स पार्टी के, जिन्होंने हम्म। मास्टरमाइंड किया और जिन्होंने उसमें सारा कुछ किया। और याद होगा आपको उस समय लोकल चैनल और अखबारों को खूब वो इंटरव्यू देते थे, वो AK-47 टांगे हुए और पीठ पे ऐसे गमछा बांधे हुए वो इंटरव्यू दिया करते थे। उनके अपने करीबी लोगों को किसी तरीके से टीएमसी ने इन्फ्लुएंस किया, इंटेलिजेंस मिली। उस इंटेलिजेंस को तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को पास ऑन किया। और पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी की सरकार आ गई, जिसको कि लाने में माओइस्टों की एक थोड़ी मोड़ी भूमिका है, और जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि लेफ्ट फ्रंट की गलतियां उसमें कुछ कोई रोल नहीं था। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पॉलिटिकल सोसाइटी ही नहीं बन गई थी, बल्कि एक ब्लॉटेड ब्यूरोक्रेसी बन गया था लेफ्ट फ्रंट। और लेफ्ट फ्रंट में गवर्नमेंट के की जगह, या पार्टी और गवर्नमेंट का जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके बरक्स कुरुप लोगों का, माफियोसी का और गूंस का एक पैरेलल वहां पर सत्ता चल रही है बंगाल के। और ये बाकायदा पार्टी पेट्रोनेज, इनकरेजमेंट और स्पॉन्सरशिप से चलता। उसको कहा जाता था हरमाद वाहिनी, क्योंकि ये जो इलाके हैं ये थोड़ा समुंदर, आपको याद होगा खेजूरी पोर्ट से राजा राम मोहन राय लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो पायरेसी, तो पायरेट्स को बांग्ला में हरमाद बोलते हैं। तो सीपीएम का जो गुंडा दस्ता था, जो अपराधी दस्ता, ये दस्ता हरमाद वाहिनी कहा जाता है। उनके अपोजिशन के बाप लोग रे। या हम लोग बोलते हैं। टीएमसी के जो गुंडे हैं, इनको मस्तान कहा जाता है। ये हम्म। मस्तान शब्द आया है वो बॉम्बे में जो वसूली गिरोह, हाजी पठानों के मस्तान। हाँ, पठानों के जो गिरोह, जिनको कि मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन इस्तेमाल किया करते थे 50s में, जहां से वो क्राइम वर्ल्ड शुरू होता है, अंडरवर्ल्ड शुरू होता है। करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, तो वहां से ये टर्मिनोलॉजी मस्तानों की है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक ग्रुप है माओइस्टों का जो दूसरे स्टेट से एंटर कर, चाहे हथियार सप्लाई कर। दूसरा होता था कि चुनाव के टाइम पर बिहार से और झारखंड से अपराधियों को ले जाया जाता। बिल्कुल। लेकिन वो अपराधी सिर्फ, जैसे मान लीजिए आप कितने भी बड़े कार्यकर्ता हो किसी पार्टी को, कितने भी समर्पित हो, आग लगाना, किसी को छुरा मारना या बम बना के बांध के फेंकना, ये बहुत सारे समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता ये काम नहीं कर सकते। वो नारा लगा सकते हैं, और वो उनकी कर और सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी नहीं होता है ये आमतौर हिस्सा भी नहीं होता। तो ये गंदे काम करने के लिए अपराधी कम पड़ गए, तो उनको इंपोर्ट कर लो, ये शुरू हुआ। ये सब पार्टियां कर रही थी। हमारे प्रकाश भाई हमारे ईस्टर्न यूपी तक से जाते थे, मतलब गोरखपुर तक से जाते थे, ये तो हम जानते हैं। एग्जैक्टली। और एक चीज और यहाँ पे आपने गोरखपुर की बात कही कि जो आपका पूर्वांचल का इलाका है, या बिहार में कई इलाके हैं, या जो पहले यूनिफाइड बिहार और अब झारखंड, तो यहाँ पे जो ठेकेदारी, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर, इन सबको कंट्रोल करने में जो माफियोसी का नेटवर्क है, वो एक पैन इंडियन नेटवर्क जैसा काम करता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी का एक हिस्सा ये है अपराधियों वाला। लेकिन हम्म। वो फिर भी आग लगाने, बम फेंकने और थोड़ा सा भीड़ को उकसाने, एक होता है ना कि पहले 5-10 आदमी अगर कुछ उल्टा सीधा हरकत कर दें तो बाकी 400-500 ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। चार्ज हो जाते हैं तो वो, हाँ। तो ये यहाँ तक सीमित था। लेकिन जो बंगाल की रिपोर्ट्स हैं 2015 के बाद से, वहां पर एक नया खेल शुरू हुआ है जो बड़ा अजीब है। तृणमूल कांग्रेस चूंकि अब एंट्रेंस्ड हो गई, लेफ्ट का पूरा सब कुछ बिखर गया फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट, तो लेफ्ट के पास ना तो अब रिसोर्सेज है, ना उनके नए नए कार्डर आ पा रहे हैं। तो वो अपने टर्फ, उनका टर्फ है ही नहीं, तो बचाने के लिए क्या लड़ेंगे वो।
लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ कि लेफ्ट के भी बहुत सारे जो लेफ्ट को सपोर्ट कर रहे थे, गुंडा तत्व, माफिया, जमीन कब्जा करने वाले, रियल एस्टेट वाले, ये जो है तृणमूल की तरफ शिफ्ट होते गए ओवर द इयर्स। तो 2015-17 आते-आते बंगाल में एक हाल स्थिति क्या बनी है कि थोड़ी बेहतरी भी हुई है, मतलब इकोनॉमिक बेहतरी, कि तृणमूल के ही भीतर उनके सपोर्ट बेस में ही उनके फैक्शंस ही एक दूसरे पर अब जो है हमलावर हो रहे हैं। यस। हमारा बिजनेस है ये, उसमें इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है, जिसमें कि बिहार से ये क्या बोलते हैं वो सुपारी किलिंग, बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट सुपारी, किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट हाँ, किलर्स। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए लोगों को यहाँ से हायर कर रहे हैं, और उन लोगों का मोडस ऑपरेंडाई जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है जो कल रात वाली घटना हुई है, जो शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की हत्या हुई, कि वो आएंगे अचानक से अटैक करेंगे, ना उनको पड़ोस मोहल्ले में कोई पहचानता है, ना कहीं कोई पहचानता है, और आराम से बॉर्डर का तो कोई हिसाब है नहीं, आराम से वो निकल गायब जाएगा। हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें जोड़ के बताना चाहूंगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, पर्टिकुलरली 2017-18 वगैरह में, या इवन इवन अभी 2-3 साल पहले भी, कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े लीडर जैसे सुगता राय जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और एक दो लोग वहां पर बंगाल में मंत्री, कि कुछ ने तो ये कहा, हुमायूं कबीर जो अभी जो काफी चर्चा में रहे, ये जब बाबरी थे वाला। टीएमसी में, तो इन्होंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी को मिनिस्ट्री दे दी जाए, और ममता बनर्जी का जो होम पोर्टफोलियो है वो संभालें, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो हो रही है, जो बिहार से अपराधी आकर मार रहे हैं, और हथियारों की स्मगलिंग हो रही है, इसको रोका जा सके। तो आप सोचिए कि पार्टी के भीतर किस तरीके का हिसाब है, कि कल्याण बनर्जी ने, तो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बंगाल के बहुत बड़े वकील हैं, इन्होंने नंदीग्राम का केस इन्होंने ही लड़ा था। शुरुआत में बोलते थे कि 150 लोगों को पुलिस ने मार दिया, 200 लोगों को मार दिया, मेधा पाटकर ने भी बोल दिया 125 लोग मारे गए हैं। बाद में कल्याण बनर्जी ने जब पिटीशन हाईकोर्ट में डाली तो सिर्फ 14 नाम। तो एनीवेज, उन कल्याण बनर्जी ने सुगाता राय को, हुमायूं कबीर को, और एक दो और नेताओं को, जो लोग ये आवाज उठा रहे थे कि पुलिस क्या कर रही, कैसे बिहार से आके मार के चला जा रहा है, कैसे हथियार आ जा रहा है, तो कल्याण बनर्जी ने उन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि पहले तो इन लोगों को पुलिस को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये कौन शारदा स्कैम या कोई था ना, कुछ शारदा घोटाला या समथिंग, शारदा स्कैम ही था। तो हाँ, तो कल्याण बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि इन लोगों का नाम है, पहले इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। सोचिए, अपने पार्टी के, अपने साथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ये कर रहे हैं। इतना बड़ा और इतना सीरियस इशू ये हो गया है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला वहां। और एक चीज ये है कि जो मैंने कहा कि जैसे कि खून का वो करना, या नंदीग्राम के टाइम पे सीपीएम के लोग जो जब विक्टिम बने, तो इन लोगों ने इसी तरीके की का नैरेटिव दिया कि जैसे शंकर सामंतों को जिंदा जलाया गया, ये सारी चीजें हुई। और अभी जिस तरीके की खबरें आ रही, तो मैं ये थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकल ये कहना चाहूंगा कि इन घटनाओं को एक बड़ी समस्या के रूप में देखने के बजाय, अलग अलग जो फैक्शंस हैं सोसाइटी में, वो एक उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में ईयर बाय ईयर जो है उसमें पड़े जा रहे हैं कि अरे ऐसे मारा था, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली घृणा का या बदला लेने का या उस तरीके की टेंडेंसी पैदा होगी। ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप देखें लेफ्ट फ्रंट के जमाने से लेके अभी तक, या सिद्धार्थ शंकर रे के जमाने को भी अगर आप जोड़ लें, तो बंगाल में कोई भी बड़ा रैशनल वॉइस, ऑर्गेनाइज्ड रूप से, चाहे कोई बड़ा नाम इंडिविजुअली, 2-3 बड़े नाम, वे लोग इस बात के लिए तो उठे कि लेफ्ट यहाँ गलत कर रहा है, या कांग्रेस यहाँ गलत कर रही है, लेफ्ट ठीक कर रहा है, इस बात, या ममता दीदी ठीक कर रही हैं, इसके लिए तो ये आए किसी का समर्थन या किसी का विरोध करने। लेकिन बंगाल से कोई पॉलिटिकल या कोई सोशल वॉइस नहीं उठ रहा है पिछले 50 साल से, ये पॉलिटिकल वायलेंस के खिलाफ। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि हमारा देश सदियों तक बंगाल को देखता रहा है कि मतलब वहां से कोई मिलेगी, तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आखिरी सवाल क्या, मतलब आखिरी जो हिस्सा बचता है कि अब बीजेपी आ चुकी है, बिल्कुल एक नए तरह का इक्वेशन है, एक नए तरह की पार्टी है, एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके, और बाकी सब आगे कैसे देखते हैं आप? क्योंकि
जिस तरह से मारा गया है अभी शुवेंदु के करीबी को, बदला तो लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा। तो आगे आप इसको किस तरफ जाते देखते हैं? और एक सवाल ये कि तृणमूल की राजनीति को आगे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि अगर हाल फिलहाल की पॉलिटिक्स को अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में, तो जो पार्टियां चुनाव हार जाती और बुरी तरीके से हार जाती, उनके लिए उभरना बहुत मुश्किल है, जो पहले से स्थापित पार्टियां। बिल्कुल। बीजेपी बीजेपी तो नया प्लेयर है ना, अभी जी। 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन से वो हाँ। बड़ा प्लेयर बना है। हम्म। लेकिन आपने देखा कि लेफ्ट फ्रंट जो 35 साल तक सत्ता में रहा है, तो क्या आपने खत्म हो गया। 20-25% सोसाइटी का भी कल्याण नहीं किया था कि आपको 10% वोट के लिए भी लाले पड़ रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं मेरी आशंका है कि कहीं ये बात तृणमूल के साथ भी ना घटित हो, कि हो सकता है कि तृणमूल के कुछ लोग वापस कांग्रेस की तरफ देखें, या कुछ लोग भाजपा की तरफ शिफ्ट कर जाएं, या कुछ लोग निराश होकर बैठ जाएं कि अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो एक अब मजेदार बात यह है प्रकाश भाई कि बाकी जगहों पर नेता पार्टी बदलते हैं, बंगाल में काडर जो है वो बड़े पैमाने पर इधर उधर चला जाता है। बाकी जगहों पे नेता बदलता है, नेता के समर्थक आगे पीछे होते हैं, लेकिन बंगाल में पूरा काडर चला जाता है। और अजीबोगरीब ये मतलब मामला है कि लेफ्ट का काडर जो है वो बीजेपी के पास चला गया तृणमूल से बचने की। और ये कोई, हम जैसे आप कह रहे हैं, ये कोई चंडू खाने की बात नहीं है, इसके अब तो पूरे डिटेल्स है सबके सामने। बिल्कुल। और डिटेल्स क्या, 2011 के चुनाव के बाद कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ था? 2014 ना? 14 का, 2000 हाँ। में 2-3 गांवों से ये खबर आई थी, और खबर क्या, फोटोग्राफ्स और वीडियो सब आए थे, लोगों ने रिपोर्ट किया था कि जो गांव एकदम खांटी माने जाते थे कि यहाँ लेफ्ट वाले हैं, सीपीएम वाले हैं, या फॉरवर्ड ब्लॉक वाला गांव है ये, उन लोगों ने अपने गांव में चारों तरफ झंडे लगा दिए, लाल झंडे, और लिख हम्म। दिया तृणमूल कांग्रेस का प्रवेश बंद। और उन झंडों के बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे लगे हुए थे। यस। ये ओपन, मतलब ओपन मामला है। तो बिल्कुल, हम सबने देखा है। वही वही मैंने कहा ना कि ये जो बदले की भावना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे मामले थे जो कि जैसे जमींदारी के थे, कास्ट को लेके थे, झारग्राम का ये सब इलाका था, इसमें आदिवासियों के साथ जो पुलिस कर रही थी या और लोग कर रहे थे वो था। हम्म। लेकिन ये भी हम्म। पॉइंट है कि ऑपरेशन बरगा जब किया लेफ्ट फ्रंट ने, तो आपने 35 साल राज कर लिया, 34 साल। लेकिन अब हम्म। आपके पास अब तो जमीन है नहीं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे हो तो अकबका के जा रहे हो कि बस अभी यहाँ पर जमीन ले लो, यहाँ पर टाटा की फैक्ट्री लगा दो, यहाँ पर फलाने की फैक्ट्री लगा दो, और बस उत्पादन होने लगेगा, लाखों लोग। ऐसे तो होती नहीं चीज, आराम से करना चाहिए था। प्रोसेस बनता है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये जो वहां की साइकी में बदले की भावना है, और जो एक मैं समझता हूँ कि बंगालियों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मतलब यार, हम लोग भी एक ऐसे जगह से आते हैं जहाँ एक एक रात में 100-100 लोग मार दिए जाते हैं, बच्चे औरतें समेत। हमने भी वायलेंस देखा है, हमने भी बाहुबलियों को देखा है, डकैतों को। लेकिन इतना वेंजियंस पाल के, इतना बदले की भावना पाल, हम एज ए सोसाइटी कैसे फंक्शन कर सकते? पॉलिटिक्स तो बिल्कुल। सेकेंडरी है। एज ए सोसाइटी आप सोचिए कि मोहल्ले में, मैं आपको लेफ्ट फ्रंट के टाइम की बात बता रहा हूँ, अगर मोहल्ले में कोई लड़का टीएमसी सपोर्टर है या कांग्रेस सपोर्टर है, और वो मोहल्ले में ज्यादातर लड़के जो हैं वो लेफ्ट सपोर्टर हैं, उसका जीना हराम रहता था। आना जाना, गाली सुनेगा, बिल्कुल। कमेंट जी, सुनेगा। बिल्कुल। तो ये जो कल्चर है, ये मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अगर सदिच्छा से भी काम करेगी तो ये बहुत जल्दी मामला खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी जहां जहां रही है, जो थोड़ा मोड़ा हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पहले के एस्टेब्लिश्ड माफियोसी या जो भी बैड प्रैक्टिसेस हैं, उसको आत्मसात करने में बीजेपी बहुत माहिर है और बहुत स्मार्ट है, और ये अपना पैरेलल माफियोसी बनाने में सक्षम है, और वो उसको कंट्रोल कर सकती है, मतलब अपने हिसाब से। तो मैं नहीं समझता कि बंगाल से ये ग्रहण बहुत जल्दी हटने वाला। बाकी बंगाल की जनता को शुभकामनाएं। और बंगाली अगर एक बंगाल के बारे में ये बोल रहा है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। भले आप बिहार से हैं, लेकिन हैं तो बंगाली ही। रे तो हमेशा बंगाली की ही याद दिलाएगा, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये वाकई बहुत मजेदार है कि एक तरफ बंगाल की आप बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर याद आते हैं, एक तरफ बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, आज भी वहाँ के नृत्य और बाकी सारी चीजों को, जैसे सयोनी घोष जिस तरह से प्रचार कर रही थी, वो समझ में आता है कि बचपन से जब संगीत के माहौल में आप पलते हैं, संगीत की ट्रेनिंग आती है, तो आप कैसे तुरंत हर चीज को सुर में पकड़ लेते हैं और बाकी सब करते हैं। एक जगह वो दिखाई देता है, और दूसरी तरफ ये आर्ट कल्चर के बगल में जो चीज दिखाई देती है वो भयानक हिंसा दिखाई देती है। और अच्छा किया कि आपने उस वाले
वाले पॉइंट पर, अक्सर उस वाले पॉइंट को लोग नॉर्मल समझ लेते हैं कि हत्या तो हर जगह होती है, लेकिन वो नृशंसता जो होती है, वो जो क्रूरता होती है, जला दिया जिंदा, लाश काट के ऐसे फेंक दिया, वो अपने आप में कई बार आश्चर्यचकित करती है कि बंगाल में ये कैसे हो। और बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये बदलेगा, इसकी शक्ल बदल सकती है, लेकिन मुझे भी वाकई नहीं लगता है कि इस कल्चर से मुक्ति मिलेगी। और बंगाल को जब तक इस कल्चर से मुक्ति नहीं मिलेगी, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन वो बहुत दिक्कत तलब चीज होने वाली। और एक आखिरी बात प्रकाश भाई, हमेशा कहा जाता है कि बंगाल जो आज करता है, देश 20 साल बाद करता है। वो डर मुझे हमेशा लगता है कि बंगाल में जो 20 साल 30 साल पहले हो रहा था, वो अब धीरे धीरे पूरे देश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बड़ी चिंता का विषय है। तो आज के लिए इतना ही। प्रकाश भाई से बात करने के लिए 45 मिनट बहुत कम समय होता है, इसलिए पब्लिकली, पर्सनली तो मैं बोल ही चुका हूं, पब्लिकली भी इनको इन्विटेशन मैं दे रहा हूं कि कभी हमारे दफ्तर आए तो बैठ के 1.5-2 घंटे आराम से लंबी बात की जाए, तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई, बंगाल पे आपने एक बहुत शानदार इंसाइट दिया। मुझे लगता है कि दर्शकों को काफी सारी चीजें जो टुकड़ों टुकड़ों में मिलती हैं, वो एक साथ मिल गई, तो एक समझ बनाने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।